नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय एस यादव आप लोगों का अभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज देखिए आपके एकदम टीजीटी लेवल के और पूरे इतिहास के संपूर्ण माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास से तीनों खंडों से जिस तरह से एकदम पूछा जाता है परंपरागत रूप से, उस तरह के आपके ये प्रश्न हैं और कुल टोटल 62 प्रश्न हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इन प्रश्नों का हल बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आप सभी लोग लाइव आ जाइए और आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, मित्रों में, सहपाठियों में, और आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब आप लोग करिए और जल्दी से जल्दी एक एक प्रश्नों का आप लोग जवाब दीजिए। तो जितने लोग लाइव आ चुके हैं आप लोगों में, आप लोग जल्दी से जल्दी प्रश्न को हल भी करेंगे और उत्तर भी जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। तो अब आइए हम लोग देखते हैं, ये पहला प्रश्न आपका है और ये प्रश्न आपका दिया है कि सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं नव पाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में, यानी कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इसे देखिए और आप लोग उत्तर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा। सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार और हैंड एक्स, तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का है, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए कि ये जो हस्त कुठार, हैंड एक्स का साक्ष्य पाया गया है, ये आपके सोहन संस्कृति, तो ये जो सोहन संस्कृति है, ये सोहन संस्कृति यानी पश्चिमी पंजाब, तो ये सोहन संस्कृति से, तो सोहन संस्कृति निम्न एवं पूर्व पाषाण काल की है। और उसके बाद दूसरी है आपकी मद्रास संस्कृति, और इस मद्रास संस्कृति से भी, जिसे हैंड एक्स संस्कृति ही कहा जाता है, तो ये दोनों संस्कृतियों से पाया गया है। तो ये हस्त कुठार पाए गए हैं, यानी हैंड एक्स का साक्ष्य पाया गया है। तो इस तरह से ये दोनों संबंधित संस्कृति निम्न पूरा पाषाण काल से हैं। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर क्या होगा, ये बी ऑप्शन होगा, और सभी लोगों ने किया है, बिल्कुल सही है आप लोगों का जवाब, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए, और ये आपका प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न, और ये प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत पूछा है कि सबसे बड़ी इमारत कौन थी। मोहनजोदड़ो का अन्नागार है, मोहनजोदड़ो का स्नानागार है, हड़प्पा के राजा का महल है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी, ये पूछा गया है, सबसे बड़ी इमारत। तो देखिए आप लोग, सबसे बड़ी इमारत यानी मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत है वो पूछा गया है, वो कौन है इमारत। तो बिल्कुल सही आप लोगों का जवाब, क्योंकि देखिए कि ये 45.71 मीटर गुणे यह 15.23 मीटर का, तो यानी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर का अन्नागार पाया गया है मोहनजोदड़ो से। और यह सबसे यानी बड़ी इमारत है पूरे, तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत और सैंधव सभ्यता की भी कहा जाता है। तो इस तरह से सही उत्तर आपका क्या होगा, ये विकल्प होगा, राइट आंसर आप लोगों ने किया है, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए, और ये प्रश्न आपका है, ये दिया है कि बागौर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में किस संस्कृति से है। उच्च पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से, लौह काल से, यानी किस काल से है ये पूछा गया है। तो देखिए और उत्तर दिए,
बागौर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है। और देखिए कि ये जो बागौर प्रथम, यह बागौर नामक स्थल है, यह राजस्थान में है और यह मध्य पाषाण काल का, ये मध्य पाषाण काल का ये सबसे बड़ा स्थल इसे कहा जाता है कि सबसे बड़ा स्थल है। तो इस तरह से, और आप लोगों ने भी उत्तर दिया है, ये बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है आप लोगों का उत्तर, यानी यह मध्य पाषाण काल का स्थल है और यहाँ से पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य पाया गया है। एक बार आप लोग थोड़ा सा अपने सेकंड लगा करके अपने दोस्तों मित्रों में आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए आप लोग। तो अब देखिए, यानी इस तरह से बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और ये आपका चौथा प्रश्न है कि कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं। यानी कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, कहाँ से पाए जाते हैं। अच्छा, तो ये कहाँ से पाए गए हैं। तो ये चौथे प्रश्न को देखिए आप लोग और उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही, क्योंकि चंबल नदी है, ये चंबल नदी, और चंबल नदी की ये सहायक काली सिंधु नदी है, ये काली सिंध नदी, इसी के तट पर स्थित यह कायथा संस्कृति है। और ये कायथा संस्कृति यानी मध्य प्रदेश में, क्योंकि काली सिंध नदी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से बिल्कुल सही आपका उत्तर है, यानी ये बी ऑप्शन आप लोगों ने दिया, बिल्कुल सही है उत्तर। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए, और ये प्रश्न है, निम्नलिखित में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल नहीं मिले हैं। यानी सैंधव काल में कोई स्थल नहीं पाया गया है, ये पूछा गया प्रश्न दिया हुआ है, वह कौन सा स्थल है। यानी बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, निम्न हिमालय क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, या इसे हम कह सकते हैं ये उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, निम्न हिमालय क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बलूचिस्तान, ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर देखिए और उत्तर दीजिए आप लोग, यानी पांचवें प्रश्न का। पांचवें प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। तो देखिए, आप ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान या पाकिस्तान में, और यहाँ बलूचिस्तान प्रांत में भी इसका सबसे पश्चिमी स्थल है। बलूचिस्तान प्रांत में सुतकांगे डोर है, तो ये भी है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का जो पहाड़ी क्षेत्र, तो उत्तर पश्चिम में हड़प्पा का क्षेत्र है, और अफगानिस्तान में राना गुंगई है, ये भी है। निम्न हिमालय क्षेत्र, तो हिमालय के पास मांडा का जो क्षेत्र है काश्मीर में, वो भी है, निम्न हिमालय का क्षेत्र है। पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जिसमें आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई स्थल इस काल का नहीं पाया गया है। तो इस तरह से सही उत्तर आपका क्या होगा, ये डी ऑप्शन होगा। इसमें आप लोगों ने गलत कर दिया इस प्रश्न को, यानी डी ऑप्शन आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए, और ये प्रश्न आपका है, दिया गया है कि मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी। 6 व 10 मीटर, 7 व 11 मीटर, 8 व 12 मीटर, 10 व 14 मीटर। यानी मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी जो सड़कें थी, वह चौड़ी सड़कें क्रमशः थी, वह कौन थी। 6 व 10 मीटर, 7 व 11 मीटर, 8 व 12 मीटर, 10 व 14 मीटर, क्या होगा, इसे देखिए और उत्तर दीजिए आप लोग। छठवें प्रश्न का
देखिए इसमें जो केवीएस में, इसको केवीएस में ये माना हुआ केंद्रीय विद्यालय के परीक्षा पीजीटी का, और इस पीजीटी में ये जो माना हुआ है ये 6 व 10 मीटर को माना हुआ है। और पहले आपके घटना चक्र में भी 6 व 10 को ही, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है उस मोहनजोदड़ो में जो राजपथ है, उस राजपथ, सामान्य सड़कें तो 6 से 10 मीटर है, जो राजपथ है, जो सबसे चौड़ी सड़क है, वो 10 से अधिक है, 11 है। तो उस आधार पे जो है कि जब ये मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी, तो ये इसी, और जो है कि आपके अन्य जो और लोगों ने सॉल्व किया है तो उसमें भी लोगों ने इसी को देख करके, प्रमाण को देख करके लोगों ने इसी को 6 व 10 मीटर को ही माना है। लेकिन नए में 7 व 11 भी आ रहा है। तो इस आधार पे अभी जैसे केवीएस का और जो है कि अन्य एग्ज़ामों में जो हुआ आया है, तो उसमें इस आधार पे इसको ये को ही मानिए आप लोग। ये 7 व 11 मीटर जब ये दे देगा कि मोहनजोदड़ो में राजपथ मार्ग का जब देगा, तब यह 7 से 11 माना जाएगा। तो इस तरह से यानी ये ऑप्शन को अभी रखिए आप लोग, यानी 6 का ये आपका विकल्प। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, और ये प्रश्न आपका है, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ पुरुष मेघ यज्ञ, जो पुरुषों की बलि दी जाती थी, यज्ञ के समय बलि पीड़ितों की सूची में शिल्प और व्यवसायों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत की गई है। जहां पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख किया गया है, तो उस पुरुष मेघ यज्ञ के साथ साथ उसमें शिल्प और व्यवसायों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत की गई है। इसका उल्लेख कहाँ? वात्स्यनेही संहिता में है, अथर्ववेद में है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है, तैत्तिरीय आर्य ग्रंथ में है। किसमें है ये पूछा गया है, तो इसको देखिए और उत्तर दीजिए आप लोग। सही उत्तर क्या होगा? सातवें का। तो देखिए अगर थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान लगाएंगे तो आप लोग कर लेंगे, क्यों मैंने लिखाया भी है, आप लोगों को पढ़ाया भी है कि ये देखिए कि पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख किसमें है। जिसमें पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख होगा उसी में ये व्यवसाय और जो है कि शिल्पियों का भी उल्लेख होगा, एक सूची दी गई होगी। तो इस आधार पर पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख आपका किसमें हुआ है? ये आपके शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है मित्रों। तो इस तरह से सही उत्तर आपका क्या होगा? ये आपका सी होगा। और ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आपका यानी यजुर्वेद का पर लिखा गया ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न दिया गया है कि नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। तैत्तिरीय आर्यक से, महाभारत से, पतंजलि के महाभाष्य से, बौधायन धर्मसूत्र से। किससे प्राप्त होता है ये पूछा गया है। तो देखिए और उत्तर दीजिए आप लोग। सही उत्तर क्या होगा? यानी 8वें प्रश्न, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य की बात की गई है, यह किसमें उल्लेख किया गया है? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब है प्रदीप सिंह का। राकेश कुमार हैं, उसके बाद साधना हैं, शगुन वर्मा हैं, अजीत, विनीत, प्रीत, अनुज, ममता, राकेश, राहुल, सोनिका, सुनील, आशु, स्टडी, प्रणव मलिक, ममता मौर्य। तो इस तरह से ये देखिए ये तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ है, यानी जो वेदों पर लिखा गया आरण्यक ग्रंथ है। तो उस आरण्यक ग्रंथों में एक तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ है। इसी में नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का, इसमें यानी एक समानता का कि विष्णु ही नारायण हैं। तो इस तरह की बातों का उल्लेख किया गया है इस तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ में। अगला प्रश्न है, और ये है सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? चार्ल्स विल्किंस, विसेंट आर्थर स्मिथ, मैक्स मुलर, सर विलियम जोन्स। यानी किसने ये कहा है, ये सुझाव दिया? और ये सुझाव 1786 ईस्वी की एक मीटिंग हुई थी, एक सभा हुई थी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की। उसी सभा में
ये बताया उन्होंने कि संस्कृत भाषा, लैटिन भाषा तथा ग्रीक भाषा एक ही परिवार से संबंधित हैं। इस तरह की बात को किसने कहा था? तो 9वें प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। बिल्कुल सही आप लोगों का जवाब है, यानी 1786 में सर विलियम जोन्स ने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया था और उन्होंने ही कहा था। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न आपका है, दिया है कि श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित थी? अनीमा, रोहिणी, अचिरावती, हिरण्यवती। किस नदी, यानी यह श्रावस्ती नगर जो कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती नगर, तो यह किसके किनारे स्थित है? ये पूछा गया है, प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल सही, यानी ये अचिरावती और आचिरावती को ही आधुनिक में राप्ती नदी भी कहा जाता है। तो ये अचिरावती नदी और यह उत्तरी कोसल राज्य की उत्तरी राजधानी थी। सर्वाधिक महात्मा गौतम बुद्ध ने वर्षावास यहीं श्रावस्ती में ही व्यतीत किया था। तो ये सही उत्तर आपका होगा सी ऑप्शन, 10वें का ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो अब देखिए कि यानी इस तरह से आप लोग की अगला प्रश्न है और ये प्रश्न आपका है कि हेमवत संप्रदाय एक शाखा थी, यानी हेमवत संप्रदाय एक शाखा थी हीनयान की, महासांघिक की, आजीवक संप्रदाय की, वज्रयान की। किसकी थी ये पूछा गया है। तो देखिए और उत्तर दीजिए आप लोग, क्या सही उत्तर होगा। और आप सभी लोग केवल जो है उठो, स्वामी विवेकानंद की बात को याद करो, उठो, जागो और तब तक चलो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और इस याद के साथ हमेशा तत्पर रहिए, चलते रहिए। बहुत आप लोग आराम तलबी हो गए हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बाद में हल कर लेंगे। साथ में हल करिए, तब आपको पता चलेगा कि तुरंत कितना आप जल्दी उत्तर दे रहे हैं और इस जल्दी के उत्तर में आप कितने क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं आप लोग। तो ये प्रतियोगिता में आप शामिल होइए। तो इस तरह से आप ये जो हेमवत संप्रदाय है, यह हेमवत संप्रदाय ये पूछा गया है कि यह किसकी शाखा है। तो महायान संप्रदाय का यह महासंघिक, तो यह महायान संप्रदाय का ही एक शाखा महासंघिक और महासंघिक से संबंधित ये संप्रदाय है। तो इस तरह से सही उत्तर आपका क्या होगा? ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए और ये प्रश्न आपका है, ये दिया है कि निम्नलिखित नदियों में पहचान कीजिए जहां से सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा था। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। बहुत ही साधारण प्रश्न है और सभी लोगों के प्रश्न सही होने चाहिए। चलिए 11वें प्रश्न का उत्तर, 12वें प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। तो सबसे पहले प्रदीप का उत्तर आया है और इस तरह से ये बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, यानी ये ब्यास नदी जब झेलम नदी के तट पर युद्ध करके, झेलम नदी के तट पर झेलम के युद्ध में, जिसे हिंडाइस्पी या विसत्ता के नाम से जाना जाता है, युद्ध में पराजित किया पोरस को, उसके बाद पूरब की तरफ बढ़ा तो ब्यास नदी में इतना तेज बहाव था कि उसकी सेना असमर्थ हो गई नदी पार करने में, वहीं से सिकंदर वापस हो गया। अब देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तक्षशिला में मौर्यकालीन मंत्रियों, कारिंदों, दुष्टामात्यों के कुशासन के विरुद्ध ख्यात असंतोष के बारे में बताता है? यानी कौन सा ग्रंथ है ये? ग्रंथ अशोकावदान है, युग पुराण है, दिव्यावदान है, महाभाष्य है। कौन है ये पूछा गया है। तो देखिए और उत्तर दीजिए आप लोग, सही उत्तर क्या होगा। तो 13वें प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। तो ये सबसे पहले उत्तर आया है राकेश कुमार का, उसके बाद शगुन वर्मा, प्रदीप सिंह, वीरेंद्र कुमार, नित्यानंद राव, शगुन, स्टडी, प्रीत, ममता, प्रणव,
राहुल, नित्यानंद, जितेंद्र, राकेश, लक्ष्मण पासवान, सुशील, गीता, रितेश राव, प्रणव मलिक, राकेश कुमार, रितेश, संतोष, सोनिका, प्रणव, साधना। तो आप में कोई दिक्कत होगी साधना जी, आप में कोई मोबाइल में आप देखिए आप में दिक्कत होगा और सभी लोगों में दिखाई दे रहा है। मैं भी मोबाइल में ही देख रहा हूँ कमेंट, मेरे में स्पष्ट एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। इस तरह से बिल्कुल सही उत्तर आपका यानी ये सी ऑप्शन सही होगा, यानी दिव्यावधान में इस तरह की बातों का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और ये प्रश्न दिया हुआ है कि कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और ये बताइए कि इस कूट से विकल्प देख करके बताइए कि कौन सा सही होगा। तो ये देखिए और उत्तर दीजिए आप लोग सही उत्तर, यानी ये आपके 14वां प्रश्न का उत्तर देखिए। ये आपके कुषाण वंश के शासक हैं और इन कुषाण वंश के शासकों का क्रम आपको करना है। चलिए अब देखिए, यानी इस तरह से ये जो कनिष्क द्वितीय है यह 140 ईस्वी से 145 ईस्वी के मध्य शासन किया था। अब ये हुविष्क है यह 106 से यह 140 ईस्वी के मध्य शासन किया था। ये जो वासुदेव है यह 145 से 176 ईस्वी के मध्य शासन किया था। अब वासुदेव द्वितीय है यह 210 से 30 ईस्वी के मध्य शासन किया था। तो अब देखिए कि इस तरह से आप ये देख रहे हैं, तो अब सबसे पहले कौन होगा आपका, ये हुविष्क आएगा यानी 3 नंबर 100, फिर उसके बाद आएगा कनिष्क 2 यानी 3 1, उसके बाद आएगा 2, तो 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 आपका ये ऑप्शन सही होगा, ये अब विकल्प आपका सही होगा, यानी इस तरह मिलान करेंगे तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है देखिए और ये उत्तर दीजिए आपका प्रश्न, किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है? चिंघालवाद सूत्र में, संयुक्त निकाय में, सौंदंड सूत्र में, अंगूतर निकाय में? किस ग्रंथ में इस तरह की बात की गई है, ये पूछा गया है कि वर्ण विहीन यानी उससे जो है कि वर्ण से कोई तात्पर्य नहीं होता है, वह वर्ण को नहीं मानता है, ये पूछा गया है। तो देखिए और उत्तर दीजिए आप लोग। और आप सभी लोग एक बार थोड़ा सा कुछ सेकंड समय निकाल करके आप लोग लाइक करिए। लाइक आप लोग करते हैं सभी लोग तो ये जैसे लगता है कि आप जो है कि अच्छा लग रही है आपको क्लास, तो एक आत्मबल बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। और अपने दोस्तों मित्रों को आप लोग कॉल करिए, कहिए, बुलाइए कि आइए आप लोग साथ में हल करिए प्रश्न। क्या कर रहे हैं लोग? तो बिल्कुल सही, यानी ये आपका उत्तर होगा डी ऑप्शन। अंगूतर निकाय में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है, तो सही उत्तर आपका डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए और ये प्रश्न आपका है, ये दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट कर दिए गए। कथन को देख करके कौन सा सत्य पूछा गया, इस पे ध्यान देना है। कौन सा इसमें सत्य है? दोनों सत्य हैं यानी केवल एक सत्य है, या न तो एक न तो दो, दोनों गलत हैं, ये पूछा गया है। तो देखिए उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए जो जो लोग लाइक कर दिए हैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न को देखिए और अपने दोस्तों मित्रों में आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार।
जितने भी आपके ग्रुप हैं, जितने लिंक हैं, हर जगह आप शेयर कर दीजिए। तो अब देखिए कि यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के धर्मपाल ने किया था। दोनों पाल वंश के देखिए यहाँ संस्थापक की बात नहीं की जा रही है, विकसित करने की बात और उसका विस्तार करने की बात, सहयोग देने की, आर्थिक अनुदान देने की बात की जा रही है। तो ये पाल वंश के दौरान कार्य हुआ था। तो इस तरह से यह ऑप्शन आपका सही है। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों का विनाश करवाया था, खिलजी वंश ने नहीं विनाश करवाया था, बल्कि मोहम्मद गोरी का दास था, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने विनाश करवाया था। तो इस तरह से यह आपका ऑप्शन गलत है, तो केवल एक सही होगा। तो उत्तर आपका ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न आपका है, ये देखिए कि ये दिया हुआ प्रश्न आपका कि अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण सिक्के निम्न के द्वारा प्रचलित किए गए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम। यानी अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण सिक्के कौन चलाए थे, ये पूछा गया है। तो देखिए और उत्तर दीजिए आप लोग, सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का है, यानी समुद्रगुप्त ने अश्वमेध प्रकार का सिक्का चलाया था और कुमारगुप्त प्रथम ने भी चलाया था। तो इस तरह से सही उत्तर आपका क्या होगा, ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया किया है। अगला प्रश्न देखिए, अब ये प्रश्न है आपका दिया है कि पुण्यवर्धन अधोलिखित किस स्थान से समेकृत किया जाता है। यानी पुण्यवर्धन कहाँ से समेकृत किया, उड़ीसा से किया जाता है, उत्तरी बंगाल से किया जाता है, असम से या विदर्भ से, कहाँ से किया जाता है ये पूछा गया है। तो इसे देखिए और उत्तर दीजिए आप लोग। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका है, क्योंकि कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक की एक और भुक्ति हो गई थी पूर्वी बंगाल और उत्तरी बंगाल के क्षेत्र, एक भुक्ति यानी एक प्रांत, क्योंकि गुप्त काल में प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। तो इस तरह से ये आपका उत्तर सही होगा, यानी ये बी ऑप्शन होगा। दिनेश यादव, आभूषण, आपने पूछा आभूषण में वेशभूषा तथा खान पान। कुछ टीचर कहते हैं कि यह कला के टॉपिक हैं तथा कुछ टीचर इनको संस्कृत के टॉपिक बताते हैं, कौन सा सही प्लीज सर बताओ। देखिए दिनेश यादव जी, कि ये जो हमारा उसमें सब कुछ आ जाता है, कला का ही नहीं है बल्कि वो कलाकारी, कला संस्कृत का एक पार्ट है। तो इस तरह से यानी हम जो जैसे कि खान है, पान है, रहन है, सहन है, वेश है, भूषा है, जीवन का यापन है, जीवन के क्रियाकलाप है, केवल वैज्ञानिकता को छोड़ करके और राजनीति को छोड़ करके अगर दो को छोड़ दिया जाए तो सब यह आपके संस्कृति के अंतर्गत आ जाता है। और संस्कृति का एक पार्ट है, एक हिस्सा है कला, जिसके अनुसार तो कला ही व्यक्ति जो कलाकार वही आभूषण पर डिजाइन करता है, आभूषणों को बनाता है या वस्त्रों को बनाता है, डिजाइन करता है, तो वो भी एक कला है। तो इसलिए संस्कृति के अधीन कला आती है। देखिए जितेंद्र विश्वकर्मा ने भी आपको उत्तर दे दिया है, कला संस्कृति का ही हिस्सा है। इस तरह से अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, और यह है गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी। यानी गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफा निर्मित हुई थी, ये पूछा गया है। तो देखिए और उत्तर दीजिए आप लोग। तो अब देखिए और उत्तर दीजिए आप लोग। थैंक यू, साधना जी ने लिखा है कि वेरी नाइस सर, थैंक यू। चलिए
बहुत बढ़िया, यानी जो है कि 16वीं 17वीं और आपके ये 19वीं ये गुप्त काल से संबंधित गुफाएं हैं। और इसी 16वीं गुफा में ही मर्दासन राजकुमारी का जो है आकृतियां बनाई गई प्राप्त हुई हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल सही उत्तर आपका ये डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, और ये प्रश्न दिया हुआ है कि पुलकेशिन दूती ने दूतमंडल भेजा था। ये पूछा गया है कि पुलकेशिन दूती ने दूतमंडल भेजा था, तो वह कहाँ अपना दूतमंडल भेजा था? ये पुलकेशिन दूती ये बादामी के चोल वंश का शासक था। और ये जो ईरान में, ये ईरान है और ईरान में ये ईरान के साथ है ये खुसरो दूती, और ये खुसरो दूती के ही दरबार में 2 बार अपने एम्बेसी अपने राजदूतों को भेजा था। तो इस तरह से सही उत्तर आपका क्या होगा? ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, और ये अगला प्रश्न है आपका कि किस तमिल रचना में पत्नी पूजा का गुणगान किया गया है? तो देखिए ये पत्नी पूजा जो है ये सेन गुट्टवन यह चेर वंश का शासक है। इसी ने यह एक धार्मिक संप्रदाय पत्नी पूजा ये एक धार्मिक यह संगठन है। इस धार्मिक संगठन का सृजन किया था, इसने आरंभ किया था धार्मिक संगठन का। तो इसी का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? पूछा गया है मणिमेखलय में, पत्तुपादुत्तु में, शिल्पाधिकारम में, तोल्कापियम में। किस ग्रंथ में किया गया है ये पूछा गया। और बिल्कुल सही आप लोगों का जवाब है ये शिल्पाधिकारम। और शिल्पाधिकारम यह प्रेम कथा है, और इसमें शिल्पाधिकारम में ही रचना करने वाले इलांगो अदिगल हैं। बहुतों बार पूछा गया है, इलांगो अदिगल ने किया है। तो बिल्कुल सही है आप लोगों का जवाब। अगला प्रश्न है, और ये दिया हुआ है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? मंडलम, बलनाडु, कुर्रम। मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम, नाडु, कोट्टम, नाडु, कुर्रम, तनियूर। ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए कि अब ये सही उत्तर आपका क्या होगा। यानी जो हमने पढ़ाया आप लोगों को दक्षिण भारत में, और उसमें अवरोही का मतलब होता है बड़ी इकाई से छोटे इकाई की तरफ जाना। तो बड़े इकाई से छोटे इकाई की तरफ, तो ये पूछा गया है। देखिए और उत्तर दीजिए आप लोग, सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, यानी बहुत अच्छा शानदार जवाब है आप लोगों का। और इस तरह से आप लोग जवाब देते हैं तो बहुत अपार हर्ष होता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सही, क्योंकि मंडलम का विभाजन बलनाडु या कोट्टम का विभाजन नाडु का विभाजन किया गया था कुर्रम में, और कुर्रम का विभाजन किया गया था उर में। तो इस तरह से सही उत्तर आपका क्या होगा? यानी ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और ये दिया है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दिया था? केवल मदिरा ही नहीं बल्कि मदिरा पर, जुआ पर, वेश्यावृत्ति पर, नवरात्र के महीने में दुर्गा को दी जाने वाली जो बलि थी, इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह शासक हर्षवर्धन था, धर्मपाल था, कुमारपाल था, भोज था। कौन था ये पूछा गया है। तो उत्तर दीजिए आप लोग। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया आप लोगों ने जवाब दिया, बिल्कुल सही है जवाब, यानी कुमारपाल। और यह कुमारपाल गुजरात में सोलंकी वंश का शासक था, और उसने इसने प्रतिबंध लगाया था। बिल्कुल सही है। अगला है प्रश्न, और ये प्रश्न दिया हुआ है, ये दिया चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण राज्य कौन था? जो चोल राज्य है, इस चोल राज्य के पतन के लिए होयसल वंश, पांड्या
काकती ये कौन थे, ये पूछा गया है। तो जो संगम कालीन चोल राज्य था, उस संगम कालीन चोल राज्य के पतन में उत्तरदायी दक्षिण के राज्य कौन कौन से थे, ये पूछा गया, प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए और उत्तर दीजिए आप लोग, सही उत्तर क्या होगा? होयसल, पांड्य और काकती, ये क्या होगा उत्तर? एक बार जितने भी लोग जुड़े हैं आप सभी लोगों को, यानी कुछ लोगों ने आपने राधे राधे, तो आपको राधे राधे, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, क्योंकि अब गुड आफ्टरनून की टाइम हो चुकी है। तो चलिए, तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि होयसल वंश भी इनके पतन का कारण, पांड्य राज्य भी था और काकती, तीनों वंशों ने उनके जो है कि विरोधी थे और इसी कारण से इसका पतन हो गया। तो उत्तर आपका सही होगा ये डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी, बिल्कुल सही आप लोगों ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और ये प्रश्न आपका है कि महमूद गजनवी के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक कौन था? दिद्दा थी, चक्रवर्मन था, अवंती वर्मन था, शंकर वर्मन था। यानी महमूद गजनवी जब भारत पर ये देखिए महमूद गजनवी के संघर्ष, देखिए के साथ नहीं, ये जो है थोड़ा सा ये गलत है, इसको हटा दीजिए। अब महमूद गजनवी के संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक कौन था? तो देखिए जब यह भारत पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया था, उस समय कश्मीर की शासिका कौन थी, ये पूछा है। तो इस तरह से ये उत्तर आपका क्या होगा? यानी बिल्कुल सही जवाब, यानी ये दिद्दा थी उस समय, क्योंकि 980 से लेकर 1003 ईस्वी तक यह दिद्दा यह शासन कर रही थी। उत्पल वंश की शासिका थी, ये उत्पल वंश की यह शासिका थी। तो इस तरह से, तो यानी जब महमूद गजनवी संघर्ष के दौरान, यानी जब यह भारत पर संघर्ष कर रहा था, तो उस समय आरंभ किया था, तो दिद्दा थी। तो सही उत्तर आपका ए ऑप्शन होगा। और ये प्रश्न अगला है कि मुरुजल जहाब का लेखक कौन था? अल मसूदी, अल बरूनी, अल अलवी, इब्न हौकल, कौन था, ये पूछा गया है। रजनीश सर यूपी टीजीटी पीजीटी सॉल्व करा दीजिए। रजनीश जी, तो रजनीश यादव थोड़ा विस्तार से लिखिए, क्या आप चाहते हैं? बिल्कुल सही है, बहुत शानदार जवाब आप लोगों का, बहुत अच्छा आप लोगों ने दिया, बिल्कुल सभी लोगों का सही है। यह अल मसूदी अरबी यात्री था और यह अरबी यात्री यह 10वीं सदी में भारत में आया था। तो इसी ने इस ग्रंथ मुरुजल जहाब नामक ग्रंथ को लिखा है। तो बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का, यानी ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, और ये प्रश्न आपका है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? बहुत सही प्रश्न है। चलिए ठीक है रजनीश यादव जी, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, जैसा आप लोग कहेंगे सब कुछ होगा। बस आप लोग साथ दीजिए, आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, आप लोग अधिक से अधिक लोगों से आप लोग सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को लाइक करवाइए आप लोग, ये लगे कि आप लोग भी मेरे साथ लगे हुए हैं। तो मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल सही, क्योंकि ये सुबुक्तगीन था और सुबुक्तगीन ने ही सबसे पहले 986 ईस्वी में यह उद्भांडपुर यानी वैहिंद पर शाही वंश के राजा के विरुद्ध आक्रमण करके यह वहां से धन लूटा था और लूट करके वापस चला गया था। तो इस तरह से ये सही उत्तर आपका प्रथम तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन होगा। जब पूछा जाएगा प्रथम अरबी आक्रमणकारी, तब होगा मोहम्मद बिन कासिम होगा। तो सही उत्तर आपका ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, और ये दिया हुआ है कि अकता वह भूमि होती थी जिसकी आय पर नागरिक प्रशासन का नियंत्रण था, सैन्य प्रशासन का नियंत्रण था, काजी का नियंत्रण था, वक्फ का नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था, ये आप लोग
ये राजेश यादव आपने पूछा न्यू बैच ऑनलाइन कब से चलेगी। तो न्यू बैच आपका जो है कि आरंभ हो गई है, न्यू बैच आपके चल रही है। आप गूगल पे और जाइए, सॉरी प्ले स्टोर पे आप जाइए और जा करके वहाँ से अभी एकेडमी विजय सर आप डाल के उसको सर्च करिए। उसके बाद आप उसमें आप खोलेंगे, जब ओपन करेंगे फिर ओपन करने के बाद आपकी ओटीपी आएगी, आप अपने ही मोबाइल अपने नंबर से करेंगे तो डायरेक्ट ओटीपी ले लेगा। उसके बाद फिर तुरंत आपको जो है कि उसमें बैनर दिखाई देगा कि क्या क्या कोर्स चल रहा है। फिर स्टोर में आप जाएंगे तो स्टोर में आपका कोर्स है, जैसे मैंने पहले एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री की फ़ीस आपकी मात्र 499 रुपये है। तो उसको आप जो है कि जैसे आप लोग लेते हैं एडमिशन, यानी बाय नाउ आप करेंगे, फिर उसके बाद आप किस प्रांत के रहने वाले हैं, फिर आप अपना पैसा आप अपने यूपीआई से किससे एटीएम से ऐसे पेड करेंगे, फिर आपको क्लास मिलने लगेगी। तो इस तरह से यानी बिल्कुल सही, सैन्य प्रशासन जो सेनापति होते थे, सैनिकों को उनके भूभाग के बदले में दिया जाता था। तो पहला अख्ता सबसे पहले यह प्राप्त किया था, मोहम्मद गोरी ने प्रदान किया था ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इस तरह बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के बारे से विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत है। यानी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत है फुतूह सलातीन, खजाइन उल फुतूह, तबकाते नासरी, तारीख़ फिरोज शाही। क्या है इसे देखिए और उत्तर दीजिए आप लोग। तो देखिए बिल्कुल, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण में विस्तृत जानकारी होती है, तो ये विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है तारीख़ फिरोज शाही। और तारीख़ फिरोज शाही की रचना किया है जियाउद्दीन बर्नी ने। अब जो है अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न है कि वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया। पृथक यानी अलग, ये अलग किसने किया है ये पूछा है। बलबन ने किया, मोहम्मद तुगलक ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया, गियासुद्दीन तुगलक ने किया। किसने किया ये पूछा गया है। तो देखिए और उत्तर दीजिए आप लोग। यानी तीसरे वली और अमीर, यानी ये दोनों पदों को किसने अलग कर दिया। तो बिल्कुल सही, यानी यह तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, और इस मोहम्मद बिन तुगलक ने भी ने वली को अलग कर और अमीर, ये दोनों पदों को एक व्यक्ति के पास होता था, उसे इन्होंने अलग अलग करने का कार्य किया था। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, और ये प्रश्न दिया हुआ है कि ये बाबर नामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख मिलता है। यानी जो बाबर ने अपनी आत्मकथा चगताई तुर्की भाषा में लिखा हुआ है, तो इस चगताई तुर्की भाषा में उसने लिखा है, तो उस बाबर नामा में किन हिंदू राज्यों के विषय, उड़ीसा और गुजरात, कश्मीर और कुर्ग, विजयनगर, मेवाड़, मदुरा और बंगाल, ये मेवाड़ है, यानी किसका उल्लेख किया है उसने, ये पूछा गया है। तो बिल्कुल सही, यानी ये विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय और मेवाड़ का शासक राणा संग्राम सिंह समकालीन, तो दोनों के विषय में उल्लेख बाबर ने अपने बाबरनामा में किया है। अगला है प्रश्न ये दिया है कि शेर शाह सूरी ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। बहुत ही सरल प्रश्न है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जवाब देंगे। सासाराम से, लाहौर से, पटना से, जौनपुर से, कहाँ से वह शिक्षा ग्रहण किया था ये पूछा गया है।
तो इस तरह से यानी बिल्कुल सही है उत्तर, यानी ये आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यानी शेरशाह सूरी ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो शेरशाह सूरी ने ये शिक्षा यानी जौनपुर से, या और पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सबसे उच्च शिक्षित, सबसे अधिक पढ़ा लिखा विद्वान शासक था शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न दिया हुआ है कि किसानों की सहायता के लिए किस शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था की शुरुआत की थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शेरशाह सूरी, किसने किया था ये पूछा गया है। तो देखिए और उत्तर दीजिए आप लोग। और अब एप्लीकेशन पे यानी अभी एकेडमी विजय सर ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और अब एप्लीकेशन पे ही आपकी क्लास चल रही है, तो ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और इस समय आपका एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है। शेरशाह सूरी, इस तरह से यानी ये आपका शेरशाह सूरी होगा, क्योंकि शेरशाह सूरी ने ही पट्टा और काबूलियत के आधार पर ही रैयत बाणी प्रथा को अपनाया और उस प्रथा के आधार पर भू राजस्व की वसूली किया था। अगला प्रश्न है, और ये दिया हुआ प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेनापति कौन था? जब वह हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था राजस्थान में, तो उस युद्ध में मुगल सेनापति कौन था ये पूछा गया प्रश्न है। तो यानी मान सिंह, ये अमर सिंह, ये शक्ति सिंह, हकीम खान, ये कौन था ये पूछा गया प्रश्न है। तो अब देखिए यानी इस तरह से ये उस समय मुगल सेनापति की बात पूछा गया है कि मुगलों के हकीम खान तो महाराणा प्रताप के थे, ये मान सिंह यानी मुगल सेनापति पूछा गया है। तो देखिए याद रखिए मुगल सेनापति मान सिंह थे और उप सेनापति आसफ खां थे, हकीम खान तो महाराणा प्रताप के सेनापति थे। इस तरह से सही उत्तर आपका ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, और ये दिया है कि दीन ए इलाही को एक धर्म कहा, यानी दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था, किसने कहा है ये पूछा गया है। अबुल फजल ने, निजामुद्दीन ने, बदायूनी ने, मोहसिन फानी ने, किसने ये किया है ये पूछा गया है। बिल्कुल सही, लक्ष्मण पासवान जी ने आपने नाम लिख करके भेजा है, और दिलीप कुमार, अन्य लोगों ने भी सही, कुछ लोग केवल इस प्रश्न से चुके हैं, नहीं सभी लोगों का सही है। और देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा जटिल प्रश्न है, दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है। तो देखिए कि दीन ए इलाही जो है, इस दीन ए इलाही जो है तो इसको एक स्वतंत्र धर्म, एक ये स्वतंत्र धर्म, एक स्वतंत्र धर्म की संज्ञा जो प्रदान किया है ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए कि ये बदायूनी है, यह बदायूनी ने दीन ये इलाही का नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से अकबर की आलोचना किया था, वह अकबर का आलोचक था। लेकिन इसमें जहांगीर के शासनकाल में मोहसिन फानी, और इस मोहसिन फानी ने दबिस्तान ए मजाहिब, इन्होंने दबिस्तान ए मजाहिब, तो ये दबिस्तान ए मजाहिब इन्होंने एक ग्रंथ लिखा हुआ है, ये ग्रंथ मोहसिन फानी के द्वारा लिखा गया है। इसी ग्रंथ में मोहसिन फानी ने दीन ए इलाही को एक स्वतंत्र धर्म कहा है, इन्होंने स्वतंत्र धर्म की संज्ञा प्रदान किया है। तो इस तरह से सही उत्तर दोस्तों होगा ये डी ऑप्शन आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, और यह है सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन था?
ये पूछा गया है। ख्वाजा बदरुद्दीन, ख्वाजा बहाउद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती, ये पूछा गया है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे, आप लोग जल्दीबाजी मत करिएगा, बहुत सरल प्रश्न है। दोनों है, ख्वाजा मोइनुद्दीन और ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती है, दोनों दिया हुआ है। अब इसमें आपको ध्यान देना है, यहाँ की सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन था। तो देखिए और उत्तर दीजिए आप लोग, सही उत्तर क्या होगा। देखिए मैंने कहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां कहीं पर भी भारत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें भारत जब लिखा होगा, सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का भारत में संस्थापक कौन था अगर पूछा जाएगा, दोनों ऑप्शन है, तब आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती होगा। लेकिन यहाँ केवल शाखा का संस्थापक माना गया है, तो ये अफगानिस्तान में चिश्त नामक स्थान पर ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्त ने किया था। तो सही उत्तर आपका ये आपका उत्तर होगा, क्योंकि भारत नामकरण नहीं किया गया है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए दिया है, अकबर की इच्छा के अनुसार लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। उत्तबी ने किया, अबुल फजल ने किया था, फैजी ने किया था, नासरी ने किया था। तो देखिए मध्यकाल में 3 शासक हैं, यानी फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया, सिकंदर लोदी ने अनुवाद विभाग की स्थापना और अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। तो अकबर के अनुवाद विभाग के प्रमुख थे, अध्यक्ष फैजी थे। तो ये पूछा गया है कि अनुवाद, तो यहाँ अनुवाद की बात की गई है, किसने किया है, लीलावती, जो भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई गणित की पुस्तक है, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों का, ये सही उत्तर आपका फैजी होगा, क्योंकि इसका फैजी ने ही अनुवाद फारसी भाषा में किया था। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न दिया हुआ है कि शाहजहां का राज कवि कौन था। काशी थे, मुनीर थे, कलीम थे, उदसी थे, यानी जो मुगल बादशाह शाहजहां था, तो शाहजहां का ये पूछा गया है। शिखर गंगा, गुड आफ्टरनून। सोनिका वर्मा, सर 499 एंशिएंट हिस्ट्री सिर्फ मिडिवल मॉडर्न नहीं पढ़ाएंगे क्या। नहीं सोनिका वर्मा जी, उसमें आप देखिए, उसमें तीनों है, तीनों पार्ट पढ़ाएंगे आपको। उसमें 499 में आप जो है कि एंशिएंट की, ताकि आपकी बजट बहुत ज़्यादा ना लगे, और आप एंशिएंट को, फिर एंशिएंट जैसे समाप्त होगा उसके बाद मिडिवल शुरू हो जाएगा। मिडिवल का भी 499 है और मॉडर्न भी है, उसका भी 499 में है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो लोग जो हैं कि किसी का अगर कोई पोर्शन कम होता है, वो केवल उसी पोर्शन को पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए मैंने ये सुविधा दिया है कि 3 पार्ट में, कि वो जो है कि उस पोर्शन को भी पढ़ सकता है, और जो चाहे वो तीनों पोर्शन को वो ले सकता है, या जिसके पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो करके अपना जो है कि 1-1.5 महीने, 1.5 महीने 2 महीने क्लास चलेगी, तब तक जो है उसके बजट में दिक्कत नहीं होगा और वो क्लास करता रहेगा। ये सब सुविधाओं को देखते हुए मैंने 3 पार्ट में किया है क्रमशः। उदय राज चौरसिया ने लिखा है, कौन सा ऐप डाउनलोड करना है सर। यही मेरा जो है, आप अभी एकेडमी विजय सर, इसी नाम से ऐप है, अभी एकेडमी विजय सर। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का, यानी कलीम शाहजहां के राज कवि थे। अगला है, यहां दिया है, मुगल काल में माल शब्द से आशय था भक्तों का, वेतन का, भू राजस्व का, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी मुगल काल में माल शब्द से क्या आशय था, ये पूछा गया है। और आज से आप लोग, जिन लोग, कई लोग, बहुत लोग पूछ रहे थे सर कि रेगुलर आप लोग मैसेज कर रहे थे, फ़ोन करके पूछ रहे थे कि सर कैसे एडमिशन लेना है, तो अब आज मैंने बता दिया आप लोगों को। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करिए अभी एकेडमी विजय सर, और उसके बाद जो है आप लोग एडमिशन लीजिए, शुरुआत कर दीजिए आप लोग। बिल्कुल सही, यानी यह भू राजस्व जो था, इसी भू राजस्व के लिए माल शब्द का प्रयोग किया जाता था मुगल काल में। तो बिल्कुल सही है आप लोगों का उत्तर। अगला है, और ये प्रश्न है, अत्ता अली खां
अत्ता अली खां किसका नाम था? फैजी का नाम था, टोडरमल का नाम था, तानसेन का नाम था, इनमें से कोई का नहीं, ये पूछा गया है। यानी अत्ता अली खां किसका नाम था? अत्ता अली किसका नाम था? बहुत सही राकेश कुमार जी। साधना, सुषमा, प्रणव, प्रीत, राकेश, अशोक, मानसी, संतोष, प्रणव, प्रदीप, नित्यानंद, सगुन, लक्ष्मण, शैलेश मिश्रा, इस तरह से। और बिल्कुल सही आप लोगों का उत्तर है, यानी ये तानसेन। यानी इस तरह अता अली खां किसका नाम था? तो तानसेन जो अकबर के दरबार में और नवरत्नों में शामिल तानसेन थे, तानसेन का ही एक नाम था, अता अली खां के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता था। तो बिल्कुल सही उत्तर है, यानी 40 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 22 प्रश्न और आप लोगों के हैं, बस धैर्य रखिए, 20 मिनट और आप लोग, और बहुत अच्छा आप लोग करेंगे। अमृतसर नगर को किसने बसाया था? बहुत साधारण प्रश्न है, देख करके उत्तर आप लोग दीजिए। यानी गुरु हरराय ने बसाया था, गुरु अमरदास ने बसाया, गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, किसने बसाया था? चलिए देखिए और उत्तर दीजिए आप लोग। तो बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो रामदास हैं, अकबर ने 500 बीघा जो भूभाग जाकर के इनकी पत्नी बीबी भानी को विवाह में दिया था, तो उसी भूभाग पर गुरु रामदास चौथे गुरु थे सिखों के, और इन्होंने ही अमृतसर नगर को बसाया था। अगला है और दिया है कि भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी इनके द्वारा आरंभ की गई थी। संयुक्त पूंजी कंपनी यानी जो 65 लाख गुल्डर निवेश की थी, वह कंपनी कौन थी? संयुक्त कंपनी फ्रेंच, डच, डेनिश, पुर्तगाली, कौन थी? ये पूछा गया है। बिल्कुल सही। तो ये देखिए, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो नीदरलैंड हालैंड की कंपनी थी और आने वाली दूसरी कंपनी थी, तो इसी कंपनी को संयुक्त पूंजी कंपनी कहा जाता है। और ये प्रश्न है दिया है, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? वेंटिंग को, क्लायू को, कार्नवालिस को, वेलजली को, किसको कहा गया है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? अरे कैसे नहीं खुल रहा है? आपने लिखा अखिलेश यादव, स्पेलिंग देखिए, आपने स्पेलिंग क्या आपने डाला है? देखिए आप जो हैं कि ये इस तरह ये स्पेलिंग है, ये अवी, ये एकेडमी, विजय सर, ये स्पेलिंग आप डालिए, तब जाकर के आपका प्ले स्टोर पे जाकर के तब आपका खुलेगा। तो अब देखिए, यानी इस तरह से ये किसे तो सभी लोग जानते हैं, लॉर्ड क्लाइव जो बंगाल का प्रथम गवर्नर प्लासी के युद्ध के बाद बना था, इसी को कहा जाता है यानी स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। ब्रिटिश सेना को टीपू सुल्तान ने किस स्थान पर हराया था? 1780 ईस्वी में। ये 1780 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने किस स्थान पर, यह जो है किस स्थान पर हराया था ब्रिटिश सेना को? और उस ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था, सेनापति था ये हेक्टर मुनरो। तो ये हेक्टर मुनरो था, और हेक्टर मुनरो को की सेना को पराजित हैदराबाद में किया था, निजामाबाद में किया था, श्रीरंगपट्टनम में, पोलीलूर में, कहाँ पर किया था ये पूछा गया है। तो 44 का उत्तर आप लोग दीजिए, और ये उत्तर इस तरह से
मोनिका त्यागी जी, ऑफलाइन बैच चलता है, कर्नलगंज में चलता है, कटरा में आपका, और ये सुबह चलता है 7 बजे गोविंदपुर में, शाम को चलता है तेलियरगंज में 6:30 बजे से। तो इस तरह से ये आपका पोलीलूर है। इस पोलीलूर और पोलीलूर में ही ब्रिटिश सेना को टीपू सुल्तान ने यहाँ हेक्टर मुनरो की सेना को 1780 में पराजित किया था। अगला प्रश्न है और ये दिया है, किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को बंद कर दिया गया था? यानी किस वर्ष? 1789, 1764, 1843, 1829, किस वर्ष रोक दिया गया था इनके निर्यात को, ये पूछा गया है। देखिए 45वें का उत्तर दीजिए आप लोग। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए कि 10 मिनट 15 मिनट में आप लोग खाली हो जाइए। बिल्कुल सही, क्योंकि 1789 ईस्वी में ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही बंगाल में दासों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो सही उत्तर आपका 45 का ए ऑप्शन होगा। ये अगला प्रश्न है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? यानी जो मराठा साम्राज्य था और मराठा साम्राज्य में जो पेशवा थे, उन पेशवाओं का जो कार्य अधिकार था, उनकी पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? क्योंकि मराठा साम्राज्य में जो पेशवाओं के अधीन पूरी साम्राज्य की बागडोर चली गई थी, तो उसको कब अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, ये पूछा गया है। इस तरह से यानी आप जानते हैं कि जब यह 1817-18 ईस्वी में जब आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध हुआ था, तो उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स था, और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशनर बना करके कानपुर के बिठूर नामक स्थान पर पहुंचा दिया 1818 में, और पेशवाई को समाप्त कर दिया। तो इस तरह से उत्तर आपका 1818 होगा। ये अगला प्रश्न है कि कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड रीडिंग था, लॉर्ड रिपन था। यानी कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड रीडिंग था, लॉर्ड रिपन था। कौन था, ये पूछा गया है। तो बिल्कुल सही, यानी लॉर्ड रीडिंग, और ये लॉर्ड रीडिंग सभी जो है ईसाई थे, और ये लॉर्ड रीडिंग यहूदी था। बिल्कुल सही आप लोगों ने किया है। अगला है और ये दिया है प्रश्न कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस भारतीय राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये पूछा गया है। तो इसे देखिए और उत्तर दीजिए आप लोग, क्या सही उत्तर होगा। 1857 का जो संग्राम हुआ था, विद्रोह, उस विद्रोह में इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कौन जो है कि इसमें सबसे अधिक अंग्रेजों का सहयोग किए थे? बिल्कुल सही आप लोगों का जवाब, यानी ग्वालियर के सिंधिया थे, जो कि सबसे अधिक इन लोगों ने सर्वाधिक अंग्रेजों का मदद किया था, सहयोग किया था। अगला प्रश्न है और ये दिया है कि महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, यानी वह मणिपुर के थे, और मणिपुर जो है आदिवासी जनजाति के नेता थे। ठक्कर बापा, जोड़ानांग, रानी गोडिल्लू, इनमें से कोई नहीं। जो महात्मा गांधी के कार्य करने की शैली, जो विचार थे उनके, उससे बहुत अधिक वो प्रभावित थे, वो कौन थे, ये पूछा गया है। तो देखिए कि इस तरह से ये मणिपुर के आदिवासी नेता जोड़ानाग थे, और इन्होंने ही महात्मा गांधी के विचारों से सबसे अधिक यह प्रभावित रहे थे। तो सही उत्तर आपका बी ऑप्शन होगा। अगला है,
भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? यानी 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था इससे पड़ी थी, या 1882 का हंटर आयोग, या 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र, या 1854 के वुड डिस्पैच से, किससे पड़ी थी ये पूछा गया है। तो देखिए और उत्तर दीजिए आप लोग 50वें प्रश्न का जवाब। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव की बात की जा रही है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही प्रश्न सरल है, लेकिन प्रश्न की जो है भाव को अगर समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको समझना है आपको नींव, ये नहीं कि ये आरंभ किया गया। देखिए आरंभ शुरुआत किया गया और एक नींव पड़ी, यानी जो है कि इसकी एक तरह से बुनियाद को तैयार जो किया गया है वो कहां से हुई है ये पूछा गया है। तो बिल्कुल सही आपने 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र होगा, यानी इसी से आधुनिक भारत की शिक्षा के प्रणाली की नींव पड़ी थी, तो ये होगा 1835, यानी सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे, ये पूछा गया है। तो ये गांधी थे, तिलक थे, गोखले थे, नौरोजी थे। तो ये जो हरिजन पत्रिका यह गुजराती भाषा में, एक हरिजन सेवा है वो हिंदी में है, ये हरिजन केवल है, ये गुजराती भाषा में है। इसके प्रारंभकर्ता यानी इसका प्रकाशन किसने किया था? और इस तरह से बिल्कुल सही सभी लोगों का जवाब है, यानी ये ऑप्शन होगा, यानी गांधी थे। कौन थे? तो ये गांधी थे, बिल्कुल सही है आप लोगों का जवाब, सभी लोगों का महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, ये दिया है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, ब्रह्म सभा थी, ब्रह्म समाज, आत्मी सभा, तत्वबोधिनी सभा, यानी कौन थी ये पूछा। देखिए राजा राम मोहन राय द्वारा, अब इसमें ध्यान ये देना है आपको कि देखिए कि ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज और आत्मी सभा तीनों हैं, लेकिन पहले प्रथम संस्था कौन थी ये पूछा गया है, द्वारा स्थापित, सबसे पहले किसके स्थापना किए थे ये पूछा गया है। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी इस तरह आत्मी सभा, गुड, यानी यह 1815 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने आत्मी सभा, और यही आत्मी सभा यह 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा, और कुछ माह के बाद उसे ही ब्रह्म समाज कर दिया गया। तो सही उत्तर आपका सी ऑप्शन होगा। अब ये देखिए अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा? अंबेडकर ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, रानाडे ने कहा था। अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत की भावना को अगर भगवान भी मानेंगे तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा, इस तरह का यह कथन किसका है ये पूछा गया है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा। बिल्कुल सही आप लोगों ने किया। अगला प्रश्न है, और ये दिया है, प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आजाद थे, पुरुषोत्तम दास, ये पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जेवी कृपलानी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी जब देश आजाद हुआ तो देखिए, यानी बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का, यानी जेबी कृपलानी पूरा नाम है इनका जीवत राम भगवान दास कृपलानी। इस तरह से जब देश आजाद हुआ 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, तो उस समय जेबी कृपलानी अध्यक्ष के पद पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे।
अगला है तिलक को लेकर किसने कहा था कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। यह कथन किसका है? विलियम जोन्स का है, मैक्स मुलर का है, आइंस्टीन का है, एओ ह्यूम का है। यह कथन किसका है ये पूछा गया है कि तिलक को लेकर किसने कहा था कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। यह किसने कहा था ये पूछा गया है। तो देखिए उत्तर दीजिए आप लोग। तो बिल्कुल सही उत्तर यानी ये मैक्स मुलर थे, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, यानी 55 यानी बी ऑप्शन मैक्स मुलर। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न दिया हुआ है कि काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। कृष्ण बहादुर थे, मोहनलाल सक्सेना थे, प्रभात चंद्र थे, जगत नारायण मुल्ला थे। कौन थे जो काकोरी यानी काकोरी जो 9 अगस्त या 1925 ईस्वी को एचआरए नामक क्रांतिकारी संगठन के क्रांतिकारी जाकर के 8 नंबर की डाउन मालगाड़ी सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी, तो लखनऊ में काकोरी नामक स्थान पर जो लूटने का कार्य किए थे तो उसे काकोरी ट्रेन एक्शन, पहले काकोरी ट्रेन डकैती कांड कहा जाता था, अब काकोरी ट्रेन एक्शन उसका नाम रख दिया गया है। तो इसमें जो मुकदमा चलाया गया था एचआरए के क्रांतिकारियों पे, तो उसमें जो सरकारी वकील था यानी ब्रिटिश सरकार की ओर से, वह वकालत किसने किया था ये पूछा गया है। बिल्कुल सही, तो यानी नाम लिख करके आप लोगों ने भेजा, जगत नारायण मुल्ला थे। बिल्कुल सही है आप लोगों का उत्तर। अगला प्रश्न है, ये दिया हुआ अगला प्रश्न है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी दी गई थी? कानपुर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी, लाहौर षड्यंत्र केस में, काकोरी केस में या अलीपुर षड्यंत्र केस में? किस में ये फांसी दी गई थी ये पूछा गया है। तो बिल्कुल सही, यानी ये आपका 23 मार्च या 1931 ईस्वी को लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब ब्रह्म मुहूर्त में आनन फानन में फांसी पर ले जाया गया फांसी देने के लिए, तो तीनों क्रांतिकारियों ने उस समय हंसते हुए फांसी के फंदे पर कहा था, मर कर भी निकलेगी वतन की उल्फत, मर कर भी न निकलेगी ए वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी आएगी ए वतन खुशबू, ए वतन खुशबू, ए वतन खुशबू। इस तरह से तीनों क्रांतिकारियों के कथन थे। 23 मार्च 1931 ईस्वी को इस लाहौर षड्यंत्र केस के कारण ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। और हम लोग इन तीनों क्रांतिकारियों के शहादत को स्मरण करते हैं प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को और शहीद दिवस मनाते हैं। अगला है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय पूछा गया है कि इन लोगों ने जो आंदोलन, जो क्रांतिकारी आंदोलन चलाए थे, इनके आंदोलन का चरण क्या है, समय क्या है, ये पूछा गया है। तो अब देखिए 58 प्रश्न, अब जल्दी ही बस आपके 2-3 प्रश्न और हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी करिए। धन्यवाद मानसी जी, धन्यवाद साधना जी और अन्य सभी लोग, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये लग रहा है कि अभी मैंने 10 प्रश्न ही आप लोगों के लिए हल करवाए, जिस तरह से आप लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। तो देखिए यानी ये क्रांतिकारी जो ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी का चरण है, यह 1926 से 1939 के बीच है क्रांतिकारी आंदोलन का, इसे ट्रेड यूनियन आंदोलन का चरण कहा जाता है। अगला है प्रश्न ये दिया हुआ है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? आलेख का मतलब रूपरेखा, यानी इसकी ये रूपरेखा किसने बनाया था ये पूछा गया है।
यानी महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, किसने बनाया था, ये पूछा गया है। सबसे पहले उत्तर प्रणव मलिक ने दिया है। उसके बाद जो है आकांक्षा हैं, राकेश हैं, जितेंद्र हैं, स्टडी हैं, सोनिका वर्मा। धन्यवाद सोनिका जी। तो बिल्कुल सही आप लोगों का। तो देखिए कि महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ मिल करके इसको तैयार किया था इन्होंने, आलेख को, रूप प्रस्ताव को। लेकिन इस प्रस्ताव को पढ़ने का कार्य नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, और उसे पारित किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस तरह से यानी सही उत्तर आपका यहाँ पर जो पूछा आलेख है, ये सही उत्तर आपका होगा महात्मा गांधी होगा, ये ऑप्शन। अगला है प्रश्न है, ये दिया है कि निम्नलिखित घटनाओं का उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, और ये पूछा गया है, इसे देख करके उत्तर दीजिए, यानी सही उत्तर आपका क्या होगा। आठवां प्रश्न देखिए। तो देखिए कि ये जो अगस्त प्रस्ताव है, ये 8 अगस्त ये 1940 ईस्वी INA यानी आज़ाद हिंद फौज सेना पर जो मुकदमा चला था, यह 1945 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले में चला था मुकदमा। भारत छोड़ो आंदोलन यह आरंभ हुआ था 9 अगस्त यह 1942 ईस्वी को। रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। तो अब इस आधार पे अब मिलाएंगे, आप देखेंगे तो अब देखिए कि सबसे पहले आपका क्या है, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942, उसके बाद INA। तो 1 3 2 4 1 3 2 1 3 2 4 यानी आपका मिला, और ये आपका सही उत्तर होगा। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ये विकल्प आपका इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है, ये विकल्प आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, और ये दिया हुआ प्रश्न है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए बांझ और बेश्या जैसे शब्दों का प्रयोग महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में किया है। द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही, सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन में, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हिंद स्वराज। इसमें महात्मा गांधी ने ब्रिटिश जो पार्लियामेंट, जो ब्रिटेन की संसद है, उस संसद को महात्मा गांधी ने बांझ और बेश्या जैसे शब्दों का प्रयोग करके लिखा हुआ है उसके विषय में। तो किस पुस्तक में लिखे हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उत्तर दीजिए आप लोग 61 प्रश्न का। तो देखिए ये जो महात्मा गांधी का ये हिंद स्वराज है, यानी हिंद स्वराज नामक पुस्तक, इसी पुस्तक में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और बेश्या जैसे शब्दों का उसके लिए प्रयोग किया। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, यानी ये डी ऑप्शन 61 का डी विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, और ये अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ जाना जाता है, सिस्टर ऑफ चैरिटी के नाम से जाना जाता है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लव, चैरिटी फॉर ऑल, यानी किस नाम से यह जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो देखिए एक समाज सेवा के लिए मदर टेरेसा ने यह धर्म संघ इनका स्थापित था, और वह मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना उन्होंने, मदर टेरेसा ने
1950 ईस्वी में की थी। यानी इस तरह से सही उत्तर आपका क्या होगा, ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरह से ये आज के आपके यानी 62 प्रश्न आपके थे और बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया है। और आप लोग काउंट करके मिला लीजिएगा अपना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इस तरह से आप लोग इसे मिला लीजिएगा। बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया है। फिर इसी तरह से अगले संडे को हम लोग प्रत्येक संडे को आपके महामैराथन के ये रहेंगे और इस तरह से तो आपको जो है समय अनुसार आप लोगों को 20 प्रश्न ये हल करवाते हैं। और देखिए कि क्लास अब शुरू हो गई। आर्ट की भी मैं क्लास ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और आपके हिस्ट्री की भी क्लास ये चल रही है। तो जिन्हें भी ये ऑनलाइन क्लास लेना है, कोर्स लेना है, पढ़ना है लाइव क्लास, तो वे सभी लोगों का स्वागत है अभी एकेडमी विजय सर चैनल में। मैं बहुत हृदय से आप लोगों का स्वागत करता हूं कि जो भी लोग हैं उन्हें आप लोग जो है कि दिशा निर्देश करिए, आप लोग उन्हें बताइए और वे लोग आकर के यह जो है कि पढ़ें, लाभ पाएँ। और मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि सभी लोग पढ़ करके जितने जल्दी से जल्दी सरकारी एग्ज़ाम कराए, आप सभी लोग सफल हों। ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। हाँ, शगुन वर्मा जी ग्रुप है। आप अभी टेलीग्राम पर भी अभी एकेडमी विजय सर, अभी एकेडमी विजय सर टेलीग्राम पे आप जा कर के उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक। फिर हम लोग अगले संडे को मिलते हैं और क्लास आप लोग इस पे भी आप जैसे कि प्रतिदिन अभी एकेडमी विजय सर आप जो है चैनल को यूट्यूब पे आप खोल लेंगे और खोल करके आप लोग देखेंगे तो आपकी क्लास कब लगी है, कौन क्लास कब चलनी है। तो अगर सुबह आप देख लेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी और मिल जाएगी जानकारी। तो इस तरह से तो आज इतना ही। फिर हम लोग जो है कि अगले क्लास में मिलेंगे। तो आप सभी लोगों को दोपहर का नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।